इज द साउंड फाइन नाउ? क्या अभी आपको साउंड आ रहा है? इज द साउंड फाइन नाउ? वंडरफुल, ओके जी। जरा अब देखिएगा, तो अभी तक हम लोगों ने ओके 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 परफेक्ट, बस बहुत अच्छी बात। आप शांति, अब सुनो, अब आपका अभी अभी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया गया है, ठीक है? अब सुनिएगा, देखिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? देखो, हम लोगों ने भाग 1 यानी कि पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, ये भी देख लिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ व्हाट वी आर डीलिंग विद इज द पार्ट नंबर 4, ठीक? पार्ट 4 आता है हमारे पास में डीपीएसपी से आता है। तो डीपीएसपी होता है राज्य के नीति दिशा निर्देश या नीति निर्देश, आप जो भी कह लें। देखो, डीपीएसपी का अर्थ क्या होता है ये समझो। देखिए, होता क्या है ना, जब संविधान मेकर संविधान बना रहे थे ना देश का, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उस समय के लिए नहीं लागू कर पा रहे थे, उस समय वो उन चीजों को नहीं लेके आ पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला देखो ठीक है, हम अभी नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि अभी हमको बहुत सारे, जब संविधान बन रहा था ना, तो हमें बहुत सारे लोगों से बोलना पड़ रहा था कि भाई आप भारत में आ जाइए, आप भारत में आ जाइए। आपको याद होगा हमारे पास में 552 रियासतें थी, 552 रियासतें थी। 549 आने के लिए राजी हो गई थी, 3 नहीं मान रही थी। तो उन 549 को देखो हम लोग मना करके, मान मनोबल करके मना के लाए थे। अब आते ही हम उनसे कहे अब आए हो हमारे पास, अब ऐसा है, अब फलाना रूल मानो, ये वाला रूल मानो, वो वाला रूल मानो, तो वो वापस चली जाती या वो आती ही नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, कई चीजें जो उस समय हम नहीं लागू कर सकते थे, उन सबको हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को बना दिया, और लिस्ट बनाई कि आगे आने वाली सरकारें इन चीजों को लागू करेंगी जो उस समय लागू करना संभव नहीं था। और उस पूरी लिस्ट को क्या करा, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक में मेंशन कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं भाग नंबर या पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं भाग 4 या पार्ट 4। ऑलराइट, चलिए इसी को बोलते हैं भाग 4 या पार्ट 4। आप लोग सुन लीजिए, फिर अभी हम आप लोगों का अभी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको अभी वापस कर दिया जाएगा, ठीक? चलिए, तो ये बात हमने देख लिया। अच्छा, अब हमने ये कहां से देखा है, हमें ये आइडिया कैसे आया? देखो दोस्तों, हमने डीपीएसपी की जो कहानी है ना, ये हमने आयरलैंड से ली है। हमने कहां से? आयर की जमीन से हमने ली है। कौन सी, किसकी जमीन है ये आयर की जमीन है ये। तो आयरलैंड से हमने ये डीपीएसपी का प्रोविजन हमने लिया हुआ है, ठीक? और इसके बारे में और कोई बात? हाँ, 36 से 51 हो गया। एक और बात यह कि आपको सारे के सारे डीपीएसपी याद होने चाहिए। आपको 36 से लेके 51 तक सारे डीएसपी प्रॉपर तरीके से आपको याद होने चाहिए, ये भी इसकी कंडीशन होती है, ठीक है? आइए, अभी हमने एक एक करके अब हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसके पहले देखो, एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहां पर आ रहा है, लो जी देखिएगा जरा, प्रश्नावली का उत्तर थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, जितना अभी अभी पढ़ा है, कैसी कैसी चीजें यहां से आती हैं। डीपीएसपी जो है वो कहां से आ रहा है? शाबाश। और आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है आशुतोष, ठीक है, अभी एंड में ना आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा, मैं इसको देख लूंगा। अभी इसको देख लीजिए, अंत में हम आपकी प्रॉब्लम देख लेंगे, अलग से नोट कर लेंगे एकदम। तो इंडिया ने क्या किया? आयरिश से नोट किया। कहां से? आर्टिकल कौन से हैं इसके? आर्टिकल कौन कौन सा आ जाता है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 आ जाता है। और पार्ट कौन सा आता है दोस्त? पार्ट हो जाता है हमारा 4A, हमारा ये 4 पार्ट हो जाएगा, 4A नहीं, पार्ट 4 हो जाता है। अच्छा, एक और चीज है, बी आर अंबेडकर साहब ने इसी को ही, देखो ये तो आंसर हो गया, आयरिश आ गया। 2 बातें ऐसी हैं जो नई है आपके लिए, देखना। पहली चीज क्या है, जरा यहां पर आना। तो डीपीएसपी तो हमने देख लिया कहां से आए हैं, आयरलैंड से हमने अडॉप्ट करे हैं। इसके बाद क्या है, ये एक कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, माने अगर आप डीपीएसपी फॉलो करेंगे तो एक राम राज्य का निर्माण होगा। अगर आप डीपीएसपी फॉलो करेंगे तो एक राम राज्य माने एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण होगा। इसके बाद क्या है, डीपीएसपी को किसमें? पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से लेके 51 पार्ट 4 में इसका मेंशन किया जाता है। डीपीएसपी इज इंक्लूडेड पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 36 से 51। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ये सवाल पूछता है, बताओ बी आर अंबेडकर साहब ने किसको बोला कि ये इंडिया का एक नोवेल फीचर है? अब देखो, आई डोंट नो कैसे अंबेडकर साहब ने ये चीज कही है, क्योंकि नोवेल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये हमें तो आयरलैंड से लिया हुआ है, हमने तो आयरलैंड से लिया हुआ है, हमने इसमें नया कुछ नहीं किया है। कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट हमने इसमें ऐड करे, जैसे पंचायत वाली बात हमने इसमें ऐड करी है, तो ऐसा कुछ नया नहीं था, बट बोला है उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, गलत तो नहीं हो सकते वो, तो हम मान लेते हैं इसको ऐसे ही। तो बी आर अंबेडकर साहब ने बोला कि ये जो डीपीएसपी की कहानी है ये हमारा एक नोवेल फीचर है। नोवेल का मतलब होता है अनूठा, अनोखा फीचर जो और कहीं नहीं है।
तो ये आ जाता है। फिर इसके बाद में क्या बोला इन्होंने, बोला कि देखो केटी शाह ने क्या बोला, ये जो कमेंट्रीज होती है ना यार, कमेंट्रीज ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या कमेंट्रीज ऑफ बिग लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि डीपीएसपी जो है ये एक प्रकार का चेक है, ये एक प्रकार का चेक है जो आपको जब आराम हो तब बैंक पे कर सकता है, जब बैंक अपनी आराम से उस चेक को पे कर सकता है। मतलब आज करने की जरूरत नहीं है, देना पड़ेगा कभी ना कभी बैंक को उस चेक के लिए पैसा, लेकिन जब बैंक चाहे तब, यानी जब सरकारें, आगे वाली सरकारें जब चाहें तब वो उन चीजों के ऊपर लॉज बना सकती हैं, आज बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये केटी शाह ने ये बात बोली है। एज आई सेड, पॉलिटिकल कमेंट्रीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉलिटिकल कमेंट्रीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, एक ही बात होती है आकांक्षा सर, नोवेल फीचर है या फिर आपकी किताब में ये लिखा हुआ है न्यू फीचर। देखो बालक, इसको चाहे नोवेल का मतलब ही न्यू होता है, अंग्रेजी में नोवेल का मतलब ही न्यू होता है, ठीक है, तो नोवेल फीचर कह दो तो या न्यू फीचर कह दो, एक ही बात है, शब्दों का खेल है खाली। चलो, तो केटी शाह ने, देखो ऐसे याद रखो, चेक की बात करिए। आप लोगों में से कितने लोगों ने कुणाल शाह का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द नेम ऑफ कुणाल शाह? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द नेम ऑफ कुणाल शाह? तो कुणाल शाह जो है ये बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर है, राइट, ऐसा बहुत बड़े इन्वेस्टर भी है, चेक वेक लिखा करते हैं लोगों के लिए, तो चेक लिखा करते हैं, माने चेक की बात आ गई ये यहां पर। तो शाह, कुणाल शाह से केटी शाह, ऐसे थोड़ा सा कुछ वर्ड प्ले करके याद रखो। कुणाल शाह, क्रेड का नाम सुना है? क्रेड, आपने क्रेड का नाम सुना होगा, तो क्रेड के फाउंडर हैं। देन आपने एक और इनका स्टार्टअप था बहुत फेमस था, कुणाल शाह का, और बताइएगा? क्रेड, हाँ इन्वेस्टर है, ठीक है। कुणाल खेमू का नाम सुना है? अरे यार वो तो बॉलीवुड एक्टर हो जाएंगे यार, थोड़ा सा और बढ़िया लोगों के बारे में सुनो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं भाई। कुणाल खेमू तो एक्टर है, अच्छे हैं वो भी, लेकिन कुणाल शाह इज एन इंडियन इन्वेस्टर एंड एन एंटरप्रेन्योर। एक ऐप है क्रेड, CRED, उसके फाउंडर है वो, फ्रीचार्ज के फाउंडर थे, यस हाँ फ्रीचार्ज के। अच्छा अभी देखो, एक खास बात देखना डीपीएसपी की। डीपीएसपी पहले देखो, ये एक चीज, एक बहुत खास बात है कि पार्ट 4 अगर कभी भी लगा हुआ है कहीं पर भी, देखो दोस्त, पार्ट 4 अगर कहीं पर भी लगा हुआ है, ध्यान रखना ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है, ध्यान रखना, कहीं भी पार्ट 4A कहीं पर भी पार्ट 4 लग गया तो ये पार्ट हमेशा ही नॉन जस्टिशिएबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको पार्ट 4 में लिखी हुई कोई बात आपको नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप उस पार्ट को आप उस आर्टिकल को मांगने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट की अगर कोई भी चीज आपको ना मिले तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बोलो हाँ या ना, जा सकते हैं ना। लेकिन अगर पार्ट 4 की लिखी हुई कोई भी चीज अगर आपको ना मिले तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोर्ट चले जाएं, आप नहीं जा सकते हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल होता है ये, ठीक है। अच्छा अब जरा प्रश्न यहां देखिएगा जरा इसी बात पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, इमरजेंसी में डीपीएसपी सस्पेंड होंगे? इंद्रा देखो भाई, इसमें होता क्या है, डीपीएसपी सस्पेंड होने वाली चीज ही नहीं है। जैसे समझिएगा इंद्रा, ऐसा समझिए, आपको सच बोलना चाहिए, तो अगर मैं ये कहूं आपको सच बोलना चाहिए तो ये तो आपको हमेशा ही बोलना चाहिए ना, आपके ऊपर है कि आप सच बोलिए चाहे ना बोलिए, लेकिन मैं आपको इसके लिए सजा तो नहीं दे सकता ना। तो इसमें सस्पेंड होने जैसा कुछ है नहीं, ये तो एक मॉरल, ये तो गाइडिंग लाइट है कि जब आप कोई भी लॉज बनाएं तो डीपीएसपी के हिसाब से बनाएं, तो इसमें सस्पेंड होने जैसा कुछ है नहीं। सस्पेंड होना ना होना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है बस। तो आर्टिकल आ जाएगा 36 से 51 हो गया। कौन सा पार्ट है जो डीपीएसपी के तहत आता है? पार्ट 4 है, 6 है, 3 है, 5 है। देखो पार्ट 3 आ जाता है फंडामेंटल राइट्स होता है ना, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 आ जाता है डीपीएसपी आता है, ठीक है। इनमें से किसको नोवेल फीचर के रूप में या न्यू फीचर के रूप में बी आर अंबेडकर साहब ने बोला है? तो नोवेल फीचर या न्यू फीचर के रूप में बोला गया है, किसको बोला गया है? ये बोला गया है डीपीएसपी को। केटी शाह ने इसको क्या बोला है? एक चेक है जो बैंक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पे कर सकता है, ये केटी शाह के आ जाएंगे, ठीक है। अगेन एज आई सेड, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आजकल के नए टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है ना, वो एग्जामिनर यहां से बना रहा है क्योंकि ये कम लोग जानते होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? द आंसर फॉर दिस वन इज, बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था इसके लिए, डीपीएसपी के लिए, ठीक। फिर देखिएगा डीपीएसपी जो है ये एक चेक होता है बैंक की बैंक के लिए एक चेक की तरीके से है जो बैंक अपनी कन्वीनियंस पे कर सकता है। किसने ये ऑब्जर्वेशन बनाया करा है? ये प्रोफेसर केटी शाह ने करा हुआ है ये। फिर आइएगा, इनमें से कौन सी बात डीपीएसपी की सही नहीं है?
क्या ये भारतीय संविधान में दिए हुए हैं? यार ये बिल्कुल दिए हुए हैं। 36 से 51, हमें इनकी लोकेशन तक, अरे हमको पता भी पता है इनका ये कहां दिए हुए हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 में दिए हुए हैं। ये एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, सत्य है ये। फिर ये जो है ये नोवेल फीचर है भारतीय संविधान का, ये नोवेल फीचर है भारतीय संविधान का, इसका क्या मतलब है? ये नोवेल फीचर है, हां जी ये भी बात ठीक है। और ये जस्टिशिएबल होते हैं, अरे रे रे रे, ये बात तो गलत हो जाएगी, दे आर नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है, ये बात गलत है। क्लियर हो गई ये बात आपको अच्छे से? शाबाश यार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, व्हाट आर द आइडियल्स दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज। अब देखो, जैसे समझिएगा ये होता क्या है, ये दिशा निर्देश है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि कोई मैं एक लॉज बना रहा हूं कोई, तो अब लॉज बनाने के लिए संविधान मेकर्स ये कह गए हैं कि आप लॉज बनाइए, लेकिन हम कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि समाज में इक्वालिटी रहे, समाज में भाईचारा रहे, जो जंगली जानवर हैं उनका भी कल्याण हो, जो भी आपको यहां पर एनवायरमेंट है उसका भी आप ध्यान रखिए। तो एक लॉ आया है, देखना सुनना, एक हमारे वहां एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, मालूम है ना आपको? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसके तहत वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया गया, हंटिंग पोचिंग इन सबको इलीगल बताया गया है। तो ये क्यों आया? क्योंकि हमारे आर्टिकल्स जो 36 से लेके 51 तक है ना, उसी में एक बीच में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 48A। ये आर्टिकल जो है ये किससे डील करता है? ये वाइल्ड लाइफ, ये कहता है कि आप वाइल्ड लाइफ को बचाइए, आप वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए आगे की सरकारें कुछ ना कुछ लॉज लेकर के आए। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि 48A में लिखा हुआ था वाइल्ड लाइफ को बचाइए, दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड अ लॉ जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो माने कोई भी एक्ट क्यों आता है? क्योंकि वो डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ आगे की सरकारें बनाएंगी। तो सरकारें इसीलिए डीपीएसपी में देखती हैं क्या बनाना है, किस चीज के ऊपर लॉज बनाने हैं, इस चीज के ऊपर लॉज बनाने हैं, चलो साहब बनाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, एक आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ है, सुनना, आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल 45 किसके बीच का होगा? 36 के 51 का बीच का होगा, बोलो हां या ना। आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। उसका कहना है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने कैसे, ये तो दिशा निर्देश हो गए, तो हमने जब लॉज बनाए तो लॉज क्या बनाया? राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009, आरटीई एक्ट 2009 में हम लेकर के आए, जिसके तहत 6 साल से लेकर के 14 साल तक को बच्चों की हमने एजुकेशन फ्री कर दी। तो क्या हुआ? क्योंकि एक बात लिखी हुई थी डीपीएसपी में, तो हमें उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक एक्ट लाना होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, तो क्या इसका मतलब जितनी भी बातें लिखी हुई हैं डीपीएसपी में, क्या हम सबके लिए कोई ना कोई एक्ट हम लाए हैं? जी हां दोस्त, जितने भी एक्ट आप देखते हो ना बनती हैं, ये सारे किसी ना किसी डीपीएसपी से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है। सिविल कोड क्या होते हैं? सिविल लॉज क्या होते हैं? सिविल लॉज होते हैं जो आपके प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, जो आपके डाइवोर्स के राइट्स होते हैं, जो आपके मैरिज के राइट्स होते हैं, इन सबको सिविल लॉज के अंतर्गत आता है। अभी आप रिसेंटली सुन रहे हैं एक वक्फ बिल आने वाला है। वक्फ बिल के तहत अभी तक क्या है कि अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड, देखिए हर धर्म में एक ये कि आप कोई भी हर धर्म के लोग अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, तो उसी प्रकार से इस्लाम में एक मुस्लिम समाज का एक बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड। वो सारी प्रॉपर्टीज की देखरेख करता है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जिनके ऊपर मदरसे बने हुए हैं, जिनके ऊपर मस्जिद बनी हुई हैं, ऐसे करके बहुत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। मतलब इंडियन रेलवेज के पास जितनी जमीन है उससे भी ज्यादा जमीन आती है वक्फ बोर्ड के पास में। तो अब क्या हुआ? तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हुआ? क्योंकि आर्टिकल 44 में बोला है कि लॉ सबके लिए बराबर होने चाहिए, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर के आने जा रही है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है, संविधान कहता है कि ऐसा लॉ लेकर के आओ कि आपको जमीन के जो भी लॉज होंगे वो सारे के सारे किसमें? सिविल लॉज में आते हैं। और सिविल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबके लिए बराबर होने चाहिए। अभी एज ऑफ दिस टाइम वक्फ बोर्ड को एक एज मिली हुई है कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी जमीन को अपनी जमीन कह सकता है। माने
अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि एक कहीं मान लीजिए स्कूल बना हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अगर एक स्कूल बना हुआ है, अगर उस स्कूल को वक्फ बोर्ड कह दे कि ये भूमि जो है ये हमारी भूमि है, तो वो भूमि वक्फ बोर्ड का क्लेम जायज हो जाएगा उसके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ बोर्ड को वो जमीन मिल जाएगी, वक्फ बोर्ड का क्लेम जायज हो जाएगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे व्यक्ति की है कि वो प्रूव करे कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की नहीं है। बात समझ गए? सेम जैसा कि SC ST केसेस में होता है या महिला उत्पीड़न केसेस में होता है कि अगर किसी महिला ने आरोप लगा दिया कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो यह माना जाएगा कि हां ये हुआ है। दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रूव करिए कि नहीं हुआ है। सिमिलरली SC ST केस में कि अगर किसी दलित व्यक्ति ने बोल दिया कि सामने वाले व्यक्ति पे आरोप लगा दिया कि इस व्यक्ति ने हमारा उत्पीड़न किया है, तो लॉ यह है कि माना जाएगा कि आपने उत्पीड़न किया है। प्राइमा फेसी अगर उसने एक बार बोल दी कि उत्पीड़न किया है, तो माना जाएगा कि हां आपने किया है। अब आप ये प्रूव करिए कि नहीं आपने नहीं किया है। तो उसी प्रकार से वक्फ को ये राइट है कि अगर वक्फ बोर्ड ये किसी भी जमीन को बोल देता है कि ये जमीन वक्फ की है, तो वो माना जाएगा कि हां वो वक्फ की ही है। अब आप प्रूव करिए कि नहीं ये वक्फ की नहीं है, ये आपकी जमीन है। समझ गए? तो अब ये वाला लॉ हटाया जा रहा है। तो क्यों हटाया जा रहा है? आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सारे सिविल कोड्स एक जैसे होने चाहिए, सिविल लॉ सारे कम्युनिटीज के लिए एक जैसे होने चाहिए, इसलिए हटाया जा रहा है। बस ये कहानी है। समझ गए आप? चलिए, एकदम बढ़िया बात आ गई समझ में। ठीक है, चलिए आओ देखिए, हम आपको ये अभी नहीं बता पाएंगे, इसके ऊपर हम चर्चा आपसे नहीं कर पाएंगे कि ये गलत है या सही है। देखिए, हमारा काम सिर्फ ये बताना है कि क्या है, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देना वो हमारे प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव के बाहर हो जाता है। हम आपको किसी पर्टिकुलर साइड नहीं, आपको एक बता सकते हैं कि होता क्या है, फिर आप स्वयं कर सकते हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द आइडियल्स जो एक स्टेट को दिमाग में रखने चाहिए पॉलिसी बनाते समय। इसके सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, अब आप समझ गए ये होता क्या है, कि ये दिशा निर्देश होते हैं, इसी के हिसाब से लॉज इनैक्ट करे जाते हैं। ठीक है, चलो, इनमें से कौन सा नहीं इंक्लूड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अब ये बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो यहां पर क्या करेंगे, अब इनमें से कौन सी चीज नहीं इंक्लूडेड है। देखो, होता क्या है, डीपीएसपी जो है ये आर्टिकल 36 से 51 होता है। तो संविधान ऐसा कहीं कैटेगराइजेशन नहीं करता है, संविधान बिल्कुल कैटेगराइजेशन नहीं करता है, लेकिन बाद के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोला हुआ है कि ये जो डीपीएसपी है ना, ये 3 प्रकार का होता है। गांधीयन होता है, लिबरल होता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, और सोशलिस्ट होता है। 3 प्रकार में उन्होंने बांट दिया है। तो नेहरूवियन नहीं होता है, माने आंसर मेरा यही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं आपको। जैसे देखिए, सोशलिस्ट का मतलब होता है बराबरी। देखो, सोशलिस्ट का मतलब होता है बराबरी। तो अगर कोई भी ऐसा डीपीएसपी है जो समाज में अलग अलग वर्गों के बीच में, या अलग अलग धर्मों के बीच में, या अलग अलग जातियों के बीच में, या अलग अलग स्त्री या पुरुषों के बीच में अगर समानता ला सकता है, तो उसको हम अपने आप इसमें डाल देते हैं, सोशलिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, अगर समाज में लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये मतलब होता है समझदारी, और समझदारी, अगर कोई भी ऐसा डीपीएसपी है जो समझदारी की बात करता है या साइंटिफिक बात करता है, तो हम लिबरल इंटेलेक्चुअल में डालते हैं। अगर कोई ऐसा है जो कि गांव की ग्रोथ की बात करता है, गांव की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, गऊ की बात करता है, तो हम उसको गांधीयन में डालते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग अपने आप आंसर बता दोगे सही। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि मैं कह रहा हूं साहब, मैं आपसे कहता हूं आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आएगा? सोच के देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर रहा है? अलग अलग समाज के वर्गों के बीच में समानता ला रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर वो समानता ला रहा है तो इनमें से किसके बीच में जाएगा? बराबरी ला रहा है ना, तो वो एक सोशलिस्ट हो गया। तो आपको याद नहीं करना होता है। ऐसे ही हमारे पास एक आता है आर्टिकल नंबर 40 विलेज पंचायत। गांव में पंचायत होनी चाहिए, ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि गांव में पंचायत होनी चाहिए। तो ये गांव के डेवलपमेंट की बात है ना, तो ये किस में आ जाएगा? ये गांधीयन में आ जाएगा। बोलिए, बात समझ आई? बस इसीलिए ना इसको रटते नहीं है, इसको सिर्फ समझ लेते हैं और अपने आप
आप एनालाइज करो और अपने आप इसको रख सकते हो गांधीयन है या क्या है। वैसे आपको बता दूं ये है, देखो गांधीयन वाला क्या, देखो देखो यहां पर आ गया ना आर्टिकल 40, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया ना ये। फिर देखो आर्टिकल 45 जो होता है ना, ये पढ़ाई लिखाई का आर्टिकल होता है। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा ना, दिमाग खुलेगा ना, इसीलिए देखो इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल में रखा हुआ है, समझे। फिर देखिएगा, फिर क्या, ये आ गए सोशलिस्ट वाले सारे आ गए यहां पर, ये आ गए सोशलिस्ट वाले आ गए, ये गांधीयन वाले आ गए। बेहतर होगा अगर आपको एक बार अगर एक नजर डाल लेना और अगर आपको याद रहता है तो बेहतर होगा। आप एक चीज देख रहे होंगे साहब, ये यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, रिपीटेड हो सकता है, ये यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज एक ही जगह हो सकती है, दो जगह भी आपको हो सकती है ये चीज, ठीक है। चलिए 037 देखो कितना बढ़िया है। इसके गांधी जी जो है वो जीरो पे है, मतलब जीरो मतलब क्या हो गया, नहीं यार, एक शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बना नहीं। जानते शॉर्टकट क्या बनाने की कोशिश कर रहा था, 7 3 10 माने यूनिट डिजिट खाली 7 3 और 0 आ रही है यहां पर, लेकिन यहां पर 8 दिख गया, फिर तो नहीं हो पाया वो। तो आप कॉमन सेंस से अगर करेंगे तभी बेहतर रहेगा, ठीक है। आइए, अच्छा तो कॉमन वाले कौन से आ गए, 47 जो है, 7 7 मतलब 7 7 है, माने दो दो में है। फिर 8 8 7 7 8 8 वाले दो दो में है ये, ठीक। बाकी तो 7 3 10 ही हो रहा है, 43 47 और 40, 43 बी 43 बी और 47 ये जो है, ये वाले जो है ये आ गए आपके क्या, ये आपके गांधीयन में आ गए। यहां पर 8 9 मतलब 38 39 41 42 सीक्वेंस में यहां भी आ गए। फिर इधर की तरफ तो थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा, अगर याद कर पाए तो ठीक है, नहीं भी कर पाए तो आप डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अभी हम आपको सारे याद करवा देंगे, अभी हम आपको ये, ठीक है। देखिए, अच्छा पहले यहां बता दीजिएगा, इनमें से यहां पर अब जरा याद करवाते हैं, आइएगा जरा यहां से देखते हैं। तो देखो सुनिएगा आप, सर बट 44 जो है बराबरी तो सोशलिस्ट होना चाहिए ना, हाँ सोशलिस्ट होना चाहिए। आइए यहां पर, तो यहां पर क्या है 44 जो है, देखिए होना चाहिए सोशलिस्ट, मैंने क्या बोला, ये इतना हार्ड कोर नहीं है। अब यहां पर जैसे लिबरल इंटेलेक्चुअल रखने का क्या मतलब है कि भाई जब सब में बराबरी होगी तो हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ये इंटेलेक्चुअल समझदारी की बात ये है कि सब में बराबरी होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, होना इसी में चाहिए। मैंने बोला ना ये इतनी हार्डकोर लाइन नहीं है, अगर हार्डकोर लाइन होती तो आप खुद समझ सकते हो ये इन दोनों में नहीं होता है। तो आप आराम से इसके ऊपर आर्ग्यू भी कर सकते हो कि यार ये तो यही ही हो, आप आर्ग्यू कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े आप मतलब ऐसा हार्डकोर नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनर आपका जो मानेगा ना, मेरा ये जो हमने ये टेबल डाला है ना, ये टेबल ऐसा है कि एसएससी किसको किसमें मानता है। जैसे एसएससी ना लिबरल इंटेलेक्चुअल कहता है कि ये समझदारी वाली बात है कि सब में समानता, सब में सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, ये समझदारी वाली बात है, इंटेलेक्चुअल वाली बात है। तो आर्टिकल 44 यहां रखता है। ये पढ़ने लिखने का आर्टिकल होता है। ये 48 अटैक वाइल्ड एनिमल का अगर प्रोटेक्शन कर रहे हो तो ये भी समझदारी की बात है, तो यहां पर 48 वो आ जाता है। 49 नॉन वायलेंस आता है। अब कायदे से नॉन वायलेंस क्या, बेसिकली राष्ट्रीय धरोहर को बचाने की बात आती है। राष्ट्रीय धरोहर को बचाने की बात भी क्या है, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाता है। बेसिकली यहां पर ना इसको सोशलिस्ट में क्यों नहीं डाला, ये पूरा एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाने की बात है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट ऐसे लिख लो, अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाने के लिए है ये, ठीक है। चलो आर्टिकल 50 51, अभी ये सब याद करवाऊंगा, ये सब होता क्या है ये सब याद करवाऊंगा। अभी आ जाओ यहां पर आप पे, अब ध्यान से सुनना दोस्त। एक चीज आपको और बता दूं, देखो हाँ जी, देखो हाँ बी आर बिल्कुल करा दूंगा। मैं ना उसका इन्फोग्राफिक के तौर पर, सौरभ मैं ना उसका यार इन्फोग्राफिक बनवा रहा था। आई वांटेड टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल मैनर। तो इन्फोग्राफिक के लिए सोच रहा था कि इन्फोग्राफिक बन जाता ना उसका, तो थोड़ा पाई चार्ट वगैरह में उसको रिप्रेजेंट कराता, इसलिए थोड़ा सा ना अभी आज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया वो जो पूरा इन्फोग्राफिक था, ठीक है। अगर देखो बन जाता है कल तक तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सेल वाले स्नैपशॉट्स भेज के करा दूंगा, ठीक है, लेकिन करा दूंगा कल तक। चलो अब देखो यहां पर देखते हैं, तो आर्टिकल 38 की बात करते हैं। ये कहता है एक और चीज सुनना, डीपीएसपी अगर आप हम लोगों ने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज हम कर लेंगे ना, आप विश्वास मानिए आपका 70% पॉलिटी का क्वेश्चन सिर्फ इसी से आया हुआ है पिछले 2 सालों में। 70% क्वेश्चन, और खाली अमेंडमेंट और ऐड कर लो इसमें तो 90% क्वेश्चन, क्योंकि पूरा पॉलिटी खत्म हो जाता है। इसके बाद पता है क्वेश्चन सिर्फ कहां से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ले दे करके सुप्रीम कोर्ट से इसके बाद में, और बीच के पूरे बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे वहां से। तो मेजॉरिटी चीजें ना आपको यहां से है, और इधर से मुझे बहुत उम्मीद है इस बार भी दबा के सवाल आएंगे यहां से डीपीएसपी में। रीजन क्या है कि डीपीएसपी एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है जिसको पिछले साल से एक्सप्लोर करना शुरू किया एग्जामिनर ने। इसके पहले तक सिर्फ फंडामेंटल राइट तक ही सीमित था, इसलिए इस बार भी, पिछली बार भी बहुत सवाल आए थे, इस बार भी बहुत सवाल आएंगे इससे, उम्मीद है मुझे ऐसी।
देखो अच्छा, तो 38 की बात करेंगे यहां पर। 38 क्या बोलता है, ये पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, कीवर्ड ध्यान रखना, 38 पब्लिक वेलफेयर की बात करेगा। 39 बात करेगा क्या, 39 बात करेगा कि लाइवलीहुड, माने किसकी बात हो रही है, ये रोजगार होना चाहिए, मतलब नौकरी वोकरी कुछ होनी चाहिए। फिर इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात एक आ जाती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन सा आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल देखो यहां पर रोजगार की बात करता है ना, 39 रोजगार की बात कर रहा है, तो उसी रोजगार में क्या है, रोजगार हो लेकिन स्त्री पुरुष को बराबर पैसा भी मिले, तो ये भी इसीलिए 39D बोल देता है, रोजगार भी हो साथ में पैसा भी बराबर मिलना चाहिए। इसके बाद सुनिएगा, एक 39A अमेंडमेंट के तौर पर यहां आया था 42वें संशोधन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी लग रहा होगा अरे इसमें क्या ही याद करना है, ट्रस्ट मी, लोग पूरी पूरी पॉलिटी पढ़ के गए थे और सिर्फ ये 3 चीजें नहीं पढ़ के गए थे, और एग्जामिनर ने खूब सारी दबा दबा के पूछी गई। दबा के पूछने का मतलब खूब ज्यादा पूछना, हमारा लोकल लैंग्वेज है यहाँ का। तो यूपी का आप अक्सर सुनते होंगे और इतना दबा के आया ये, मतलब ये इट्स लोकल लैंग्वेज, लिंगो ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आर्टिकल, ऐसा नहीं पेपर को गला घोट दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा आया, ये मतलब है इसका, चलो लोकल लिंगो हियर। तो 42 कॉन्स्टिट्यूट यहां पर ये क्या आया है, 39A और 39D, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 39A क्या है, 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब आपको लॉयर का एक्सेस फ्री हो जाएगा। तो आर्टिकल 39A जो है ये क्या आ जाता है, दिस स्टैंड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये इसकी बात करता है। सो आर्टिकल 39A इट स्टैंड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसकी बात होती है। ठीक बात है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहां तक देख लिया है, शाबाश। अब देखो, सो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आ जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल, चलो एक बार मैं आपसे रिपीट करवाऊंगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन सा आएगा, ये 39D हो जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये 39A हो जाएगा, ये 42वें संशोधन से आया था ये। लाइवलीहुड की बात 39 में होती है। अच्छा याद हो गया ये 39A 39D, आगे बढ़ो। 40 क्या आता है, 40 आता है, देखो 40 में जीरो आ गया ना, तो जीरो क्या है यार, ये देखो दोस्त, जीरो का मतलब कोई चीज जो थी ही नहीं, तो आखिरी में जीरो आया ना, हमारे वहां पंचायत थी ही नहीं, तो क्योंकि पंचायत थी ही नहीं तो जीरो थी, मतलब 40 हो गया, तो ये पंचायत की बात करता है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से आया है ये। फिर आगे आओ और आगे आते हैं, 41 की बात करते हैं। अब देखो 41 क्या आ जाएगा यहां पर, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मतलब बेसिकली यह है कि स्टेट जो है, इसका 41 का मतलब क्या होता है, एक सहारा बन जाए, बस एक सहारा, स्टेट जो है वो एक सहारे के तौर पर बने। 41 मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल कहता है कि लोगों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए, और कुछ सर्कमस्टेंसेज में सरकारी मदद भी मिलनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई यहां पर कोई इकोनॉमिक कोई गरीब है, तो स्टेट जो है वो इसके लिए प्रॉपर उसको पब्लिक असिस्टेंस मिले काम के लिए, अगर कोई गरीब आदमी हो तो उसको काम के हेल्प मिले, उसको एजुकेशन की हेल्प मिले, उसके बुढ़ापे में सहायता मिले, उसको बीमारी में सहायता मिले, उसको डिसेबिलिटी में सहायता मिले। आर्टिकल 41 का प्रैक्टिकल लॉ बताऊं आपको एप्लीकेशन का, देखो आपने देखा हुआ है कि वर्क, मतलब आपने देखा था अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी 2015 में, जिसके तहत जो लोग समाज में उतना अच्छे लेवल पे नहीं थे उनको स्किल सिखाई सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों सिखाई, इसी के तहत, क्योंकि डीपीएसपी में बोला गया है सरकार फ्री एजुकेशन कराती है स्कूलों में। क्यों कराती है, जो गरीब है उनके लिए फ्री एजुकेशन है, क्यों कराती है, 41 की वजह से कराती है। फिर जो बूढ़े लोग हैं ओल्ड एज के लिए है बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर चलाई हुई है, क्यों चलाई हुई है, क्योंकि डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है, समझ गए, बस ये कहानी होती है। यहां क्या बोलते हैं, इसके बाद में यहां पर सरकारी अस्पताल होते हैं जहां पर 1 रुपए में इलाज होता है, 1 रुपए में पर्चा बनेगा और इलाज होगा। तो क्यों है, क्योंकि डीपीएससी में लिखा हुआ है, इसलिए इलनेस के लिए और डिसेबिलिटी के लिए वहां इलाज होते हैं, ये चीजें हैं, समझ गए। 41 42 क्या हो जाता है कि ये जो है ये जस्ट और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होंगी काम के लिए, काम पर, और मैटरनिटी रिलीफ होगी। एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानमंत्री मैटरनिटी ये मातृ वंदना स्कीम, मातृ वंदना स्कीम में क्या है कि अगर कोई भी लेडी कहीं काम करती है तो उसको मैटरनिटी 1 महीने की, मतलब शिशु के जन्म से पहले 15 दिन और शिशु के जन्म के बाद 1 महीने की पेड छुट्टी
मिलना मैंडेटरी कर दिया गया है। इवन इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, प्राइवेट सेक्टर भी है तो भी अब ये दिन वैरी कर सकते हैं कि 15 दिन आगे है या 15 दिन पीछे है, लेकिन 15 दिन पहले और 1 महीना बाद में इसको महिला को पेड लीव मिलना मैंडेटरी है। तो ये क्यों आया? क्योंकि 42 में ऐसी बात बोली गई थी। माने जच्चा बच्चा, ऐसे देखो, 2 लोगों की सहायता के लिए, जच्चा और बच्चा, जच्चा मतलब जो मदर है, बच्चा मतलब जो किड है, तो 2 लोग है ना, जच्चा बच्चा, तो यहां पर भी 2 लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा ये उनके लिए है। फिर 43 में देखो क्या लिखा हुआ है, 3, इसमें लेटर क्या आ गया, 3 आ गया ना नंबर इसमें, तो 3 का मतलब क्या हो जाता है, वेतन। तो 3 देखो, 3 शब्द आ गए। 3 शब्द किसमें होते हैं, वेतन, इसमें भी 3 शब्द होते हैं। तो ये 3 शब्द क्या आ रहे हैं यहां पर, किसके लिए? तो 3 शब्द में क्या लिखिए, ये भी वेजेस की बात कर रहा है ना, तो एक लिविंग वेज, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, इसकी बात कर रहा है, वेतन की बात कर रहा है, यानी पैसे की बात कर रहा है ये, ठीक है। इसी में एक और खास बात देखिएगा, यहीं पर बोलता है 43A बात करता है, देखो वेतन कहां आता है, काम करने में, काम कहां करते हैं, इंडस्ट्रीज में, तो 43A इंडस्ट्रीज का आ जाता है कि वर्कर्स का भी योगदान होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। इसके बाद इससे भी ज्यादा खास सुनो, यहां पर आ जाता है 43B कि यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए। आपको याद है आर्टिकल 19 में हम लोगों ने जब कल पढ़ रहे थे तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन के बाद में एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लिखा हुआ था। मैंने कहा था ये जो वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये अमेंडमेंट में डाला गया है, ये इसी अमेंडमेंट से डाला गया था, यानी कि 42वें संशोधन से ही डाला गया था ये वाला वर्ड। तो 43B जो है ये डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखी हुई है और फंडामेंटल राइट्स में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखी हुई है आर्टिकल 19(1)(c) में। बोलिए यहां तक याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? शाबाश यार, बढ़िया है, ठीक है। तो उधर कंफ्यूज मत होना। 39A क्या है? 39A है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 39D क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऐसा है? सही है? बोलिएगा क्या मैंने यहां पर अभी अभी जो बातें बोली हैं क्या वो सही बोली हैं? 39D क्या है? 39D क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और 39A क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी पहले जस्टिस है, ठीक है, पहले जस्टिस है, पहले फ्री है, ऐसे याद रख लो सर। आर्टिकल 39D होना चाहिए। आपने गलत लिखा नहीं है, हमने गलत बोला है जानबूझ के, हमने गलत बोला है। 39D जो है हमने गलत बोला है। 39D जो है वो क्या आ जाएगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समझे? जी हाँ, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है, देखो फ्री की बात पहले होती है तो इसीलिए ए पहले आता है। 39A जो हो गया फ्री लीगल एड हो गया क्योंकि फ्री की बात पहले होती है, ये हो गया। 43B आ जाएगा इधर, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। चलिए फिर और देख लेते हैं। 44 देखो यूनिफॉर्म है ना दोनों नंबर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 आ गया तो क्या एक सीरियल आता था ना, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? तो 5वीं पास से तेज है माने ये 5वीं पास माने पढ़ाई की बात आ रही है, तो वही कह रहे हैं कि हमेशा क्या होना चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन। जब तक वो 6 साल के ना हो जाए तो उनको चाइल्डहुड केयर भी देनी चाहिए और उनको एजुकेशन भी देनी चाहिए। ये सरकार का काम है। सरकार एजुकेशन देती है 6 साल से लेकर 14 साल तक के लिए। 6 साल तक नहीं, 6 से 14 साल तक के लिए देती है। और 6 साल तक के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के नाम पर पोषण अभियान चला रही है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रही है? ये चीज हो गई। 46 देखो, अगर आपको स्केड्यूल ऑफ द पार्लियामेंट याद, स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद हो तो 6th स्केड्यूल में क्या होता है? स्केड्यूल्ड एरिया, स्केड्यूल्ड ट्राइब, यही होता है ना। तो यहां पर भी फिर क्या आ जाएगा? यहां पर भी आ जाएगा कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब है उनसे रिलेटेड आर्टिकल है कि उनकी पढ़ाई के लिए सरकार जो है उनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक उनकी बढ़ोतरी करवाए, स्केड्यूल्ड ट्राइब और इनकी वीकर सेक्शन की। फिर देखो और आगे आते हैं, फिर देखना यहां पर आ जाओ, फिर यहां पर आते हैं 47 देखो 7 है, 7 7 7 7 7 7 में बैठ के क्या करते हैं? देखो 7 7 तो 7 7 क्या किया जाता है? 7 7 भोजन खाया जाता है। जब भोजन खाते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रिशन मिलता है। माने 47 वाला न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब 48 और 48A देखो, 8 8 8 अटैक, 8 अटैक, तो अटैक कौन करता है? एनिमल्स करते हैं। तो यहां पर ये एनिमल रिलेटेड हो जाएगा। देखो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और देखो यहां पर तो 8A है, मतलब 8 अटैक, और साथ में ए वर्ड भी है, मतलब डबल अटैक। डबल अटैक कौन करेगा? वाइल्ड एनिमल्स। तो यहां पर क्या हो जाता है? ये वाइल्ड एनिमल्स की बात आ जाती है। देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात आ जाती है। तो इसी के तहत 48A के ही तहत इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए हुए हैं। देखिएगा हर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है ताकि आपको एकदम मालूम, ये पूछेगा कभी नहीं कि बताओ किसके तहत हुआ है, लेकिन इससे पता रहता है कि हाँ डीपीएसपी के हिसाब से ही एक्ट लाए जाते हैं, ठीक। फिर देखिएगा
फिर आते हैं यहां पर, तो 49 पे आते हैं। 49 देखो 9 4 क्या होगा, ऐड करो, 4 + 9 क्या हो जाता है 13, 13 अशुभ होता है ना, अशुभ क्या हो गया, और वायलेंस बहुत ज्यादा अशुभ होती है, तो ये कहता है वायलेंस वायलेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब कहता है, और वायलेंस जब होती है तो होता क्या है, पब्लिक मॉन्यूमेंट्स, पता चला कोई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल मॉन्यूमेंट है, लोगों ने उसको तोड़ दिया जा करके, तो ये कहता है कि इसको बचा के चलो, ये जो मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस है ना, ये सब इन सबको बचा के चलो, ये आता है 49। 50th क्या आता है, ये बोलता है कि देखो ऐसा है, ये 50 देखो, 50 मतलब होता है 50-50, मतलब आधा आधा कर दो, 50-50 करो, तो 50-50 का मतलब क्या होता है, 50-50 का मतलब होता है, 50-50 का मतलब होता है कि आधा आधा करने का मतलब क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इसका अर्थ ये होता है कि आप दोनों की पावर्स ओवरलैप मत करिए, 50-50 मतलब दोनों को आधा आधा कर दीजिए, ऐसे याद रखो। अच्छा 51 क्या होता है, 51 शुभ होता है, और शुभ क्या होती है, शांति, तो ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे जो है ये हमने याद कर लिए, ठीक है। अब आओ एक बार इनके सारे सवाल करते हैं, देखते हैं हमें कितना याद हुआ है, अभी तो हमने सारे पढ़ लिए, अब देखते हैं हमें याद कितना हुआ है, हम लोग सारे सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आ जाओ भाई, बढ़िया, चलो आगे आते हैं। ये हो गया था, आ जाओ दोस्त यहां पर आओगे, चलो अब तेजी से करेंगे खूब। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी 42वें अमेंडमेंट से डाला है ना, तो 97 अमेंडमेंट क्यों लिखा हुआ है, किस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी 42वें अमेंडमेंट से डाला है। देखिए कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 97th अमेंडमेंट में, कोऑपरेटिव इन डीपीएसपी को डाला गया है, कोऑपरेटिव्स इन डीपीएसपी को डाला गया है 42वें में। 97 से कोऑपरेटिव के लिए लॉज लाए गए थे, सेपरेट लॉज बनाए गए थे कोऑपरेटिव्स के लिए। शाबाश यार, पोल अभी करा नहीं सकता, पोल से स्लो हो जाएगा, पोल इसलिए नहीं कराऊंगा ना क्योंकि ना स्लो हो जाएगा। सुकृति 46 अभी आएंगे यहां पर, हाँ 9 से नो वायलेंस, हाँ ये भी सही है, अच्छा है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है सोशल सिस्टम ऑफ प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, यार ये तो 38 हो जाएगा, है ना। देखो इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन की बात करेंगे तो गांधीयन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो ये गांधीयन होगा क्या, गांव गांव की बात तो इसमें हो नहीं रही, नहीं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आ जाएगा 39 का, कौन सा 39 का डी, लेकिन ये देखते हैं, हाँ गांव की बात इसमें भी नहीं हो रही, लेकिन यहां तो गांव की बात हो रही है, आंसर मेरे पास में सी आ जाएगा, बोलो सही है, पक्का, शाबाश। चलो आगे फिर देखते हैं कौन सा आर्टिकल है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। देखो दोस्त ये हमारे पास हमने क्या देखा, इसमें 39 का ए और 39 का डी दो थे, ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, देखो फ्री की बात पहले होती है, ऐसे करेंगे, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा 39 डी की बात आ जाएगी, तो दिस विल बी आर्टिकल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये हमारे पास 39 डी हो जाएगा, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्या ये बात सच्ची है, बढ़िया से आई है, शाबाश यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए नाइस नाइस नाइस, आइएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देख रहे हैं डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इसकी बात करता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी शाबाश, नाइस। तो आर्टिकल हमारे पास विलेज पंचायत के लिए आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, तो ये कौन सा हो जाएगा यार, ये हाँ हर स्टेट को एक का सहारा बनना चाहिए, देखो लाठी बननी चाहिए, लाठी एक जैसी दिखती है ना, लाठी बननी चाहिए, तो लाठी लाठी बनेंगे, तो ये क्या हो गया 41 हो गया ना जी, शाबाश, अरे वाह क्या बढ़िया आंसर करा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से, वंडरफुल गाइस, बहुत प्यारा। फिर आगे आओ, फिर यहां देखते हैं, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस और मैटरनिटी। देखिए मैटरनिटी की बात आ गई तो किसकी बात आ रही है, मैटरनिटी की बात आ गई तो किसकी बात आ रही है, जच्चा बच्चा। एसोसिएटेड एक्ट्स भी याद करना है, नहीं अस्मिता आपको वो नहीं याद करना है, ठीक है। तो जच्चा बच्चा में क्या दो, मतलब ये 42 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। आओ आगे फिर देखते हैं, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल वर्किंग लिविंग वेज एट डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो कि इनमें से कौन सी बात सही है, ये बातें 43rd आर्टिकल में लिखी हुई हैं, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये लिबरल प्रिंसिपल है, ये मेंशन है 44 आर्टिकल में, व्हाट इज द करेक्ट वन, सो द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गिवन स्टेटमेंट, नो। तो ये आ जाएगा, लिविंग वेज की बात हो रही है, वेतन की बात हो रही है, वेतन क्या आता है 43rd में लिखा होता है, सही बात तो है, सही तो है, खत्म कहानी, अरे मस्त है भाई, फिर तो बोल क्या रहा है, सही पूछा गया था ना, हाँ हो गया, 43rd में वेतन की बात, लिविंग वेज की बात हो रही है, शाबाश यार, बढ़िया, ठीक है, सब लोगों ने आंसर अच्छा दिया है। फिर देखेंगे हम लोग कौन से आर्टिकल के तहत बोलते हैं मैनेज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी जाती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहले इंडस्ट्री मैनेज कराई 43A से, और 43B से कोऑपरेटिव सोसाइटी करा दी, खत्म कहानी, ठीक है ना।
देखो अगर नहीं पढ़ा होता ना तो ये सारे गलत हो रहे होते, लेकिन अभी कितना अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो, कितना अच्छा आंसर कर रहे हो, ये चीजें तुरंत का तुरंत आपने रिकॉल हो रही हैं, दैट इज अ ब्रिलियंट थिंग यार। कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? हाँ जी, शाबाश। हाँ, वेरी गुड यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ठीक है, आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, एक मिनट, ये बात आ रही है योगेश, आप कह रहे हो कि यहाँ 39 में, एक मिनट योगेश, आप कह रहे हो कि यहाँ पर आपको डाउट लग रहा है 39D जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक मिनट रुकिए, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा है ना अभी चेक कर लेते हैं 39A, और उसमें कोई डाउट लग रहा है आपको, एक मिनट रुक जाइएगा। आपके मन में बात आ ही गई है तो चेक ही कर लेते हैं, है ना। सही है दोस्त, सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एकदम साफ सुंदर शुद्ध। 39A जो है फ्री की बात पहले होती है, ऐसे याद रखो, फ्री की मुझे भी यही आता है ना कि मैंने ऐसे ही याद किया था, तो वो स्टेटमेंट याद रहता है, तो बिल्कुल सही लिखा है। फ्री की बात पहले होती है तो 39A फ्री की बात पहले हो रही है। फिर डी में क्या आ जाएगा, इक्वल, यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री की बात हो नहीं रही है, ठीक है, इसमें पेमेंट की बात हो रही है, तो पहले फ्री फिर पेमेंट, ऐसे याद रखो, पहले फ्री फिर पेमेंट, बस ठीक। चलिए, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years इज डिफाइंड अंडर द व्हाट? किसके तहत ये डिफाइन किया जा रहा है? हम्म, किसके तहत इसको डिफाइन किया गया है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही यार, वेरी गुड। इसका आंसर आपका एकदम सही है, चाइल्डहुड केयर, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये पढ़ाई की बात हो रही है ना यहाँ पर, पढ़ाई की बात, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं तो ये आ जाएगा। इसको ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक से सारा याद करना। कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल की बात हो रही है, तो कौन से में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एरियाज की बात कौन से में करी गई है? द आंसर इज 46, यस, शाबाश, 46 इज द राइट आंसर। और आगे आ जाओ, कौन सा आर्टिकल है जो डायरेक्ट करता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाने की बात कर रहा होता है, तो न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाने की बात अगर कर रहा है तो और पब्लिक हेल्थ इससे बढ़ जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो ये साथ साथ बैठ के खाना खाएंगे, तो साथ आ गया यहां पर, ये हो गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, आगे आते हैं, ये सब हमने देख लिया, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से? तो एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसकी बात हो रही है, कौन सा हो जाएगा? शाबाश यार, बहुत अच्छे। तो हमारे पास आ जाएगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल की बात हो रही है 48, एनिमल अटैक करते हैं ना तो 8 अटैक, ऐसे आ जाएगा, ठीक, वेरी गुड। और आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ। हाँ, मतलब जंगली जानवर हो रहे हैं, तो जंगली जानवर की बात क्या आ जाएगी? शाबाश, जंगली जानवर की बात समझ गए ना, यहाँ पर क्या आ जाएगी, जंगली जानवर की बात आ जाएगी यहाँ पर, इट इज 48A, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आओगे, फिर बात करेंगे 49, 9 की बात कर रहे हैं, 9 इज नो वायलेंस, 9 नो 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 वायलेंस, तो इसमें वायलेंस में क्या होते हैं, क्या खराब कर दिया जाता है? हम्म, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49? आर्टिकल 49 का क्या प्रोविजन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होता है बच्चों के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रहता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एंड माइंस होता है, या मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या रहेगा? आर्टिकल 49 की बात कर रहे हैं तो 9 माने कि आपको मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना है, ठीक बात है। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, हाँ, मॉन्यूमेंट्स बचा लें सर, बिल्कुल सही बात है, मॉन्यूमेंट बचा लिए सर एक भाई। आइए चलिए और आगे आते हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि ऐसा है जुडिशरी को सेपरेट कर दो, आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो, कौन सा आ जाएगा? फास्टर, कम ऑन, हाँ जी, बिल्कुल सही यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आधा आधा कर दो, 50-50 कर दो, आंसर हमारे पास में ये आ गया। ठीक, फिर आइएगा आर्टिकल 51 क्या बात करेगा, 51 कैसी बात करता है, शुभ हो जाता है। तो शुभ का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में दिस वन यूनिफॉर्म सिविल कोड 9999, हाँ शांति प्रमोट करना, शांति ही शुभ है, शांति ही शुभ है, आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। हाँ जी, अभी ठीक है, अभी वॉइस आ रही है, अब वॉइस आ रही है। ऑल गुड है, चलिए ठीक है। तो बधाई हो, अब आपका ना डीपीएसपी सवाल हो गया है। अब आप ना पीसीएस लेवल तक कोई भी सवाल उठा लो, अब आप सारे सवाल आंसर कर पाओगे। ठीक है, आपने जिस तरीके से पढ़ा है, अब आप सब कुछ पूरा पीसीएस लेवल तक आप सवाल उठा लो, आप सब कर पाओगे। खूब बढ़िया से पढ़ लिया, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली। अब आओ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर दोस्त। ठीक है, सुनो, चलो फंडामेंटल ड्यूटीज पे आते हैं। देखो इसको भी ना, इसको हम आपको जरा ना ऐसे समझाते हैं। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे ना अगर हम, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, अब ये ना पहले संविधान में थी नहीं दोस्त, समझो समझो बालक, ये ना थी नहीं संविधान में। इंदिरा गांधी जी ने बोला, 42वें संशोधन से इसको लेकर के आई है, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या करेंगे यहां पर, इसमें इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि देखो ये ना आपको राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला, एक सरदार स्वरण सिंह थे, तो स्वरण सिंह जी से बोला कि आप ना हमें कुछ ड्यूटीज दीजिए। स्वरण सिंह जी ने पता है कितनी ड्यूटीज की लिस्ट बना के दे दी सिटीजन्स के लिए, 80 ड्यूटीज की लिस्ट बना करके दे दी कि ये 80 ड्यूटीज हैं, ये करनी चाहिए। फिर इसको काट छाट करके क्या किया गया, उन 80 ड्यूटीज में से फाइनली 10 ड्यूटीज ऐसी थी जो सरकार ने बोला कि हाँ ये ड्यूटीज ठीक है, ये 10 ड्यूटी हम अपने सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये करें। फिर क्या किया गया, 10 ड्यूटीज के बाद में फिर बोला यह गया कि यार ऐसा है, एक ड्यूटी और इंक्रीज, और आज के टाइम पे कितनी ड्यूटीज हैं। तो इनिशियली जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी ना, तो ये 10 आई थी। किसने, कौन लेकर के आया था इसको, 42वें संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में ये आई थी, और 1976 नहीं यार, कैसा सा ब्लैंक आउट हुआ आपके साथ। कभी ऐसा होता है कि आप एकदम ब्लैंक आउट हो जाएं, मतलब कि कोई ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी हो, और उसके बाद जब वो चीज हो तो एकदम ब्लैंक आउट, जैसे अभी मेरे साथ हुआ। 42वां संशोधन कम से कम 1000 बार पढ़ा चुका हूं, कम से कम 1000 बार, और एकदम ईयर लिखने गया तो 75 है, 76 है। 42nd अमेंडमेंट 1976 होता है, नहीं 1975 होता है, इसको बोलते हैं ब्लैंक आउट। बिल्कुल हाँ जी, 1976, यस। हाँ तो ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 1976, और 44वां आता है 1978 में। फिर मेरे को ऐसा फिर मैं सपोर्ट लेके याद करना पड़ा, फिर मेरे को याद करना पड़ा, नहीं हाँ 44वां तो 1978 में होता है, इसके 2 साल पहले हुआ था। तो ये 42वां अमेंडमेंट 1976 में हुआ था ये। अच्छा, तो इसको किसने करा था, सरदार स्वरण सिंह कमीशन ने किया था। इनके रिकमेंडेशन के ऊपर ये लागू किया गया था। नाम क्या है, स्वरण सिंह कमीशन। ठीक है, सरदार स्वरण सिंह कमीशन। चलो ये हो गया। अच्छा अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहां पर हम लोग, अब देखिएगा। तो अब पहले ना ये सब हटाइए, पहले ना आपको मुझे याद करवानी है सारी ड्यूटीज। यहां पर आ जाओ, देखो इसमें ना सारे के सारे ना, इनको आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51 का एक सब पार्ट डाला गया, बोला गया आर्टिकल 51A, और सारी ड्यूटी इसमें डाली गई। सारी की सारी ड्यूटी ना आर्टिकल 51A में, अमेंडमेंट के थ्रू क्योंकि आया है, तो आर्टिकल 51A देखो, सारे 51A हैं, उनके बाद फिर ABCD डाला गया है, तो सारी ड्यूटीज को इसमें आर्टिकल 51A में डाल दिया गया। फिर क्या किया गया, सारी ड्यूटीज को डाल दिया आर्टिकल 51A में। और अब क्या किया गया, जब एक बार ड्यूटीज सारी पड़ गई आर्टिकल 51A में, फिर बात ये आती है कि भाग कौन सा है, भाग मैंने पार्ट भी है, पार्ट 4A। अच्छा ये बताओ, क्या ये जस्टिशिएबल हो सकती है,
क्या अगर आप अपनी ड्यूटी ना करो तो क्या सरकार कोर्ट में जा सकती है? नहीं। क्यों? पार्ट 4 में। और पार्ट 4 मैंने क्या सिखाया था कि अगर किसी चीज में भी पार्ट 4 लग जाए वो जस्टिशिएबल है ही नहीं, फिर उसको आप जस्टिशिएबल कह ही नहीं सकते। फिर ये बात समझ आ गई? बस ये कहानी होती है। अब देखो, अब बात आती है क्या क्या है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, सारे याद करवाता हूं। ए से अबाइड, ए से अबाइड, अबाइड क्या करना है? संविधान से आइडियल्स की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, पहली ड्यूटी है। यानी कि पहली ड्यूटी एज अ सिटीजन आएगी हमारी फ्लैग और नेशनल एंथम के लिए। फिर बी मतलब बापूजी, बी से बापूजी, बापूजी मतलब क्या हुआ? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या थे? फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड थे। तो दूसरा वाला जो है ये स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के नोबल आइडियाज को हमें चेरिश करना है, ठीक है। सी का मतलब क्या आ जाएगा? ए फॉर अबाइड, बी पे बापूजी, और सी का मतलब क्या आ जाएगा? सी का मतलब आ जाएगा हमारे पास में, यार मैं हमेशा ना सी पे आकर के सोचता हूँ सी का सी का सी का, फिर एकदम से याद आता है। सी का आ जाएगा, आप लोग भी बताते चलिए सी का। हाँ अभी आप लोग भी बताते चलिए। कंसोलिडेट, इतनी दूर से आंखें भी नहीं। हाँ चेरिश, चेरिश या कंसोलिडेटेड। हाँ चेरिश या कंसोलिडेटेड। देखिए अगर हम यहां बात क्या कर रहे हैं, हम किस चीज की बातें कर रहे हैं? हम अपनी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये आइडियल्स हैं जिनको हम चेरिश करते हैं, ये हमारे आइडियल्स हैं, तो हम इनको चेरिश करते हैं। तो सी से आप चेरिश कर दो, वो बेहतर है। तो या कंसोलिडेट भी यूज कर सकते हैं। कंसोलिडेट का टर्म क्या है? हम प्रोटेक्ट करने के टर्म्स में, प्रोटेक्ट करना, कंसोलिडेट करना मतलब बचा के रख लेना, दोनों टर्म्स सिमिलर होते हैं। तो सी फॉर कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, चेरिश कर सकते हैं। क्यों? ये जो सोवरेनिटी, संप्रभुता, हम सब में एकता, हमारा इंटीग्रिटी, ये इन सारे आइडियाज को हम चेरिश करते हैं, तो आप चेरिश भी कर सकते हो। ए फॉर अबाइड, बी फॉर बापूजी, ये हो गया। डी से ये चेरिश आ गया, सी से चेरिश हो गया, डी से डिफेंड हो गया कि कंट्री को आपको डिफेंड करना है जब आपको बुलाया जाए। अगर बुलाया जाएगा तो आपको जाना है डिफेंड करने के लिए, ठीक है। फिर यहां पर आ गया ई, ई का मतलब क्या होता है? देखिए तो ए अबाइड, बी बापूजी, सी चेरिश, डी डिफेंड। ई का मतलब हुआ कॉमन ब्रदरहुड वाली बात यहां पर आ जाती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे? टू प्रमोट कुछ वर्ड बना लेते हैं, स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सारा मतलब सब एकता है, इसमें एकता की बात हो रही है। तो एकता की बात हो रही है माने एकता को और क्या बोलते हैं? एकता को हम इक्वालिटी बोलते हैं। सब बराबर है, सारे लोग भाईचारा है, सब में भाईचारा है माने इक्वालिटी है, एकता है, इक्वालिटी है। तो ये आ गई बात यहां पर। फिर आगे आएंगे, एफ का मतलब फोर्टिफिकेशन। फोर्ट क्या होते हैं? फोर्ट जो होते हैं वो हमारी धरोहर होते हैं, हमारी परंपरा, धरोहर होते हैं, कल्चर होता है। तो ये कल्चर और हेरिटेज की बात आने लगी, क्योंकि फोर्ट तो पुराने होते हैं ना, तो इसमें कल्चर और हेरिटेज की छाप दिखाई पड़ती है ना, तो कल्चर और हेरिटेज आ गया। जी का मतलब क्या होता है? ग्रीनरी हो गया। तो ये वाला जो है ये हरियाली से रिलेटेड है। देखो नेचुरल एनवायरमेंट को, लेक को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना। एच क्या आ जाएगा? ह्यूमनिज्म आ जाएगा। एच क्या होगा? ये ह्यूमनिज्म हो जाएगा। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है? इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म डेवलप करना, और इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट अपने अंदर लेके रखना। साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म, इसका मतलब क्या हो गया कि सोच विचार वाली बात। साइंटिफिक टेम्परामेंट, चीजों को एक साइंटिफिक नजरिए से देखना, अपने अंदर अंधभक्ति ना रखना, इस टाइप की चीज। फिर आई का मतलब क्या हो जाता है? एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। माने आंख के बदले अगर आंख लेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो अंधी हो जाएगी। इसका मतलब ये वायलेंस से रिलेटेड है ना। तो देखो वायलेंस छोड़ देने की बात करती है, क्योंकि अगर आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। फिर जे का मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब आपको सारे काम का जैक होना चाहिए, मतलब आपको सारे काम आने चाहिए, सारे काम में एक्सेलेंस आनी चाहिए आपको। तो स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटी, सारे काम में एक्सेलेंस होना चाहिए। और के का मतलब होता है किड्स, ये बाद में ऐड करी गई थी। इसका मतलब होता है कि किड्स माने 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। बोलिए यहां तक बढ़िया है? एकदम शाबाश, ठीक है। तो बोलिएगा आपको आ गया ना अच्छे से। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग ऐसा करते हैं, अब हम लोग भरते हैं यहां पे, इतना ही है डीपीएसपी। अब यहां पे सवालों पे आएंगे, इसमें कोई ट्रिकी चीज नहीं होती। अब हम आते हैं यहां पे सवालों के ऊपर और देखते हैं कि हम लोग कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं, सवालों पे आते हैं और देखते हैं कितना कर पा रहे हैं। आ जाइए यहां से। चलिए पहला, इनमें से कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में ऐड करे गए थे? मुझे चाहिए आंसर एकदम आग की स्पीड पर, बहुत 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 तेज चाहिए मुझे, तेज नहीं बहुत तेज चाहिए मुझे। चलिए करिए। हाँ जी, तो हमारे पास शाबाश दोस्त, स्वर्ण सिंह कमीशन आंसर आ गया है। हम देख चुके हैं क्या है 86 संविधान, जो 11वीं ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब राइट टू एजुकेशन लाया गया था,
तब उसको ऐड करा गया था 11वीं ड्यूटी को। बाकी 42वें संशोधन के तहत 46 में इंदिरा गांधी जी ने लाया है, रशा से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सरदार स्वरण सिंह कमीशन से, और आर्टिकल 51A आता है। इनमें से कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन के ऊपर इसको इंक्लूड किया गया है? द आंसर इज, यू नो इट, द आंसर इज सरदार स्वरण सिंह कमीशन। फिर कौन सा पार्ट है संविधान का जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करा गया है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया है? तो पार्ट 4A आ जाएगा, इसने इनकॉर्पोरेट किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं और इनको दे आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल एजुकेटिंग एनी मैनर? तो ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश, ये नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, मतलब या स्टैट्यूटरी होती हैं, रेगुलेटरी होती हैं, कॉमन होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉमन एंड आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर रेगुलेटरी, रेगुलेटरी तो नहीं होती हैं। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्टैट्यूटरी, कानूनी होती हैं। कानूनी देखो यार एक चीज है, ये आर नॉन स्टैट्यूटरी, दे आर नॉन स्टैट्यूटरी मतलब गैर का, ये मतलब गैर वैधानिक, ये कानूनी नहीं होती। कानूनी होती है तो आपको सजा मिलती है, अगर उनको आप ब्रेक करते तो आपको सजा मिलती है। दे आर नॉन स्टैट्यूटरी, ये गैर वैधानिक होती है, मतलब कि ये कानूनी नहीं होती हैं। स्टैट्यूटरी मतलब होता है कानूनी, कानूनी नहीं होती, नहीं तो अगर उनको ना मानने पर फिर आपको सजा मिलती। तो ये कोई कानून नहीं है, ये कोई क्या है यार ये? अच्छा अब ठीक है, हाँ चलो और आगे आते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें ये किसके तहत इसको लाया गया है? तो आप आंसर हम जानते हैं, तेजी से दे दीजिए आप सब लोग। तो ये आ गया 1976 वाला। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 3 में नहीं है, क्यों? क्योंकि पार्ट 3 जो है ये कैसा होता है? पार्ट 3 एक जस्टिशिएबल चीज है, इसीलिए इसमें नहीं रखा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत रखी जाती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये रखी जाती हैं किस आर्टिकल के तहत? ड्यूटीज आ जाएंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51A के तहत आ जाएगा। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज 2024 में आए हैं? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होती है आज के टाइम पर? तो 11 ड्यूटीज हो जाती है यहां पर। ओरिजिनल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? ये स्टेनो वाले क्वेश्चन थे, इनका लेवल बहुत लाइट रहता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इनका था? तो ये 10 इनका था। फिर आगे आते हैं, कौन सा कमिटी का रिकमेंडेशन था? वी नो इट, इट इज सरदार सरदार सरदार। देखो हर बार अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन आंसर वही है, सरदार स्वरण सिंह कमीशन। पार्ट 4 के हिसाब से बताइएगा, गार्जियन कौन है जिसको कि मे बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ, अच्छा कितने साल से कितने टाइम, कितने साल से कितने साल तक में बोला गया है कि आप जो हैं, ये बहुत प्यारा सवाल पूछा गया है। Who is a parent or guardian has a duty to provide opportunities for education to his child as the case may be what between the age of, कौन से लेके कौन से साल के बीच में? बहुत प्यारा सवाल पूछा गया है, कौन से लेके कौन से साल के बीच में यहां पर एजुकेशन की बात करी गई है। तो यार 6 से 14 साल तक की बात करी गई है हमारे वहां पर। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है फिर से कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर लाई गई है? तो ये आई गई है इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यार ये तो क्या आ जाएगा? ये तो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये एन आई फॉर एन एब्जॉर वायलेंस वाला, ये जो है ये तो यार क्या ये क्या डीपीएसपी नहीं हो जाएगा? सोच के देखना। नेचुरल एनवायरनमेंट, यार ये क्या हो पाएगा? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये तो चलो हो जाएगा। अबाइड वाला हो गया। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, ये तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस वाला है। तो एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यार ये भी होता है ना। फिर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ये ग्रीनरी वाला हो जाता है ना, ग्रीनरी वाला हो जाता है, 5G हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा पास? कौन सा वाला नहीं होता है यहाँ पर? ये वाला नहीं होता, ये डीपीएसपी होता है। बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया था ये, शाबाश यार, बहुत बढ़िया, नाइस। आगे आ जाओ। फिर चलिए ये सब देख लिया आपने। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? बोलिए नहीं कौन सी है? तो इसमें ना डीपीएसपी की भी कोई चीज डाल दी जाती है बीच में। तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, डायरेक्टली वायलेंस वाली बात तो फंडामेंटल ड्यूटी में बोली जाती है, सही है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, ये कोई ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता वोटिंग करना। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये तो आइडियल्स हम चेरिश करते हैं ना, ये तो 51A का C हो गया ना, तो ये भी आ जाएगा किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाएगा ये। खत्म कहानी, बधाई हो। दैट रैप्स अप योर एंटायर डीपीएसपी और आपका एफडीज। मजा आया? बोलो क्या बोलते हो? बढ़िया लगा आपको? डिड यू गाइज एंजॉय? पूरा आया? ओह दैट्स वंडरफुल, लकी। ठीक है ठीक है। इंस्टाग्राम पे ठीक है, मैं बहुत कम जाता हूं इंस्टाग्राम भावना, मैं देख लूंगा, लेकिन चलो ठीक है ठीक है। ओके ओके, हाँ जी गौरी, बढ़िया है। ठीक है आशुतोष, अब मैं ना आपका नोट कर ले रहा हूं और आपको बहुत जल्दी ही इसका तुरंत रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? मैंने नोट करके मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया। रुको एक सेकेंड, फॉरवर्ड कर दूं, और ये गया फॉरवर्ड में चला गया है। एक सेकेंड, ओके ओके ओके।
चलो फॉरवर्डेड, ठीक है। लास्ट 51F नहीं होगा, देखिए वो तो 51F मॉन्यूमेंट्स वाला, हाँ फोर्ट वाला, यस यस यस, 85% याद हो गया, क्या बात है, नाइस यार। आशुतोष मैंने नोट कर लिया दोस्त, नोट कर लिया। अच्छा अब आपका ना सुनो, आज हिस्ट्री क्लास नहीं रखी है, डेलिबरेटली नहीं रखी है आज हिस्ट्री क्लास, क्योंकि आपके पास ना मैटर अभी थोड़ा सा एक टाइम लेकर के मैटर डाइजेस्ट कर लो। आज 8:30 PM की क्लास ना डेलिबरेटली मैंने नहीं रखी है, क्योंकि अभी क्या है, आपके पास मैटर काफी ज्यादा हो गया है। इस टाइम को ना एक बार रिकॉल करने का, जितना हिस्ट्री में करे हो अभी तक की, उसको रिकॉल करने का एक टाइम ले लो पूरा, ठीक है। इसीलिए मैंने डेलिबरेटली नहीं रखी, पहले क्लास थी लेकिन उसके बाद फिर मैंने अभी नहीं रखी, जानबूझ के मैंने बोला इसको अभी मत रखिए, क्योंकि एक बार ना एम्बाइब करने का टाइम ले लो, उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम ले लो। काफी कुछ फैक्चुअल डेटा हम लोग कर चुके हैं इसमें, ठीक है। चलिए शाबाश, पिकुल मैंने नोट कर दिया इसको भी, ठीक है। 26 है वैसे, क्या बोलते हैं शिव कुमार, 26। चलो क्लियर हो गया। फ्रीडम कार्ड वैलिडिटी यार इंक्रीज हो जाएगी, मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स ने फ्रीडम कार्ड लिया था। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, ये ऑटोमेटेड यार इसका सिस्टम नहीं है इंक्रीज करने का, तो अब हो क्या रहा है ना, वो पार्ट बाय पार्ट हो रहे हैं, मतलब बैचेस में हो रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स का एक साथ बैचेस में इंक्रीज हो रहा है, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि मैंने एस्केलेट कर दी है ये भी चीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानस एक्स्ट्रा सेशन लेकर के करेंगे, एक्स्ट्रा सेशन लेकर के करेंगे संडे में। क्लास के बाद क्विज डाला कीजिए सर को रिवाइज। अभिजीत एक बार इसको ना पूरा पढ़ डालो पहले एक बार, एक बार अभी ना रिवाइज करने में ज्यादा आप लोगों को, जितना भी ना क्विज करने हैं वो आप लोगों के पास वन लैब होगा, उससे करते रहिए उससे, ठीक है। स्वांग नोरबू 26 तारीख दोस्त। चलो गाइस अब बाय करते हैं, टाटा करते हैं, ओके जी। सर टाइपिंग पेपर तो स्क्रीन यार ये नहीं पता, DSSB क्योंकि अभी ना निकालेंगे जब उनका जेजे का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता जेजे का। हाँ होगा हर्ष, करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीक पॉलिटी, पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो जाना चाहिए इस वीक, ठीक। पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री दोनों ही हमारे हो जाएंगे इस वीक, ठीक है। चलिए अच्छा बाय करते हैं, मिलेंगे हम लोग निर्मला 26 तारीख, ठीक। नहीं हर्ष अभी नहीं, जब हम बताएंगे सिर्फ तब, VOD से सिर्फ वो करेंगे जो हम बताएंगे आपको। काजल मेल करिए, सपोर्ट ना पूरा मेल पे शिफ्ट हो गया है, आप मेल का यूज करो, ओके। इशिका यस। आकांक्षा नोवेल फीचर और न्यू फीचर एक ही चीज होती है, क्लियर। बीपीएससी की जीके आराम से इससे कर सकते हो, बहुत आराम से। तनु मैंने बताया तो 26 तारीख 26 तक वेट कर लीजिए, नहीं जरूरत नहीं है शिका एग्जाम, अच्छा ओके वो वाला आपको देना है, हाँ इन दैट केस आपको नीड पड़ेगी इशिका, क्योंकि लगभग 15 तारीख के बाद से ना आपको हार्डकोर जो चीजें ऐसी हैं ना, जैसे अभी आप लोग महापैक में, जो महापैक वाले होंगे वो भी हैं अभी इसमें, क्योंकि महापैक वालों को तो खैर सभी में एक्सेस है, लेकिन 15 के बाद से ना 15 सितंबर के बाद से आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो ओनली सिर्फ और सिर्फ स्टेनो में आती हैं, तो वो आपको करनी होंगी उस समय पर। चलिए अच्छा बाय करें। शनो महापाक में बुक भी है क्या? नहीं दोस्त, बुक सिर्फ प्रिंटेड वाले में है। ओके बाय बाय। आरटीपीसी की नोटिफिकेशन, अरे यार कितना फालतू वाले सवाल पूछ रहे हो है सब लोग। कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड 26 जनवरी, बट प्रियम्बल में लिखा है दिस, नहीं इनैक्टेड ना, इनैक्टेड 26 जनवरी को, हाँ उसमें जो भी लिखा हुआ है नताशा, लेकिन अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर को, इनैक्ट हुआ है 26 जनवरी को, यही हम लेके चलेंगे, ठीक है। तनु ये भी मैंने एस्केलेट कर दिया, ठीक है तनु, कूल। चलिए अच्छा अब टाटा करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग सुबह सुबह, ठीक है जी 7 बजे करंट अफेयर्स में, ओके थैंक यू। शगुन बता तो दिया यार ये एक ही सवाल कितनी बार, चलो।